हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस नए वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.5 बिहार बोर्ड की 9वीं कक्षा की गणित की एक्सरसाइज 1.5 लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस को हल करेंगे और आपको समझाऊंगा भी मैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ 2 - √5 आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये जो संख्या है वो एक अपरिमेय संख्या है। ओके, दूसरा है 3 जोड़ √23 घटाओ √23। ठीक है, यहाँ हम कोष्ठक हटाते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये दोनों √23 और √23 ये प्लस ये माइनस कट के ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना 3, और 3 को हम 3/1 यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये जो संख्या है ये पूरी संख्या एक परिमेय संख्या है। ओके, अब है 2√7/7√7। यहाँ 7√7 ये 2√7 और 7√7 में √7 जो ये दो है ये दोनों कट जाएंगी, ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं और दोनों √7 से √7 को हम कटा सकते हैं और 2/7 प्राप्त करते हैं, यानी ये P/Q के रूप की संख्या है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या है। वेरी इजी। अब है 1/√2। आप जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या यहाँ भी देखें तो 1/√2 P/Q के रूप में नहीं है और ना हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक अपरिमेय संख्या हुआ। यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि P/Q परिमेय संख्या का डेफिनेशन याद कीजिए आप। वैसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक होते हैं और Q 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, P और Q पूर्णांक होते हैं, यहाँ Q जो है पूर्णांक नहीं है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। ओके, अब है 2π। आप पहले से जानते हैं पाई दिखने में तो लगता है 22/7 इसका अप्रॉक्स वैल्यू है पाई का, जो कि लगता है कि परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, लेकिन वास्तव में वो एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2π भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, बहुत इजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, सरल करना है। पहला सवाल है 3 + √3 इंटू 2 + √2 2 + √2। क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लें बुक से। आप टेक्स्ट बुक हमेशा अपने साथ रखें, क्वेश्चंस जो भी हैं उनको आप टेक्स्ट बुक में देखें, और यहाँ पे 100% सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ, उसका आप देखें समझें। 3 + √3 2 + √2 इसको सरल करना है। तो देखिए सरल करना है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवाल आप पहले बना चुके हैं। ठीक है, तो इस 3 से इन दोनों संख्याओं में बारी बारी से गुना करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे करके इस √3 से भी इन दोनों संख्याओं में बारी बारी से गुणा करेंगे। ठीक है, फिर समान पदों को जोड़ देंगे और घटा देंगे। तो इसको हम सरल आसान बनाने के लिए इस तरह से लिख सकते हैं 2 + √2, ये प्लस यहाँ पे, और ये √3 इंटू 2 + √2। ठीक है, 3 × 2 हम पाते हैं 6 प्लस
ये एक परिमेय संख्या है और ये एक अपरिमेय संख्या है। इनका सीधे तौर पे मल्टीप्लाई नहीं हो करके इस तरह से होगा। थ्री रूट टू, इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ है प्लस, फिर ये है रूट थ्री और ये है टू, इसका मल्टीप्लाई करके होगा रूट थ्री होगा ये। और फिर ये दोनों रूट में है, इनका मल्टीप्लाई करके होगा 2 × 3 √6, ठीक है। अब यहाँ हम देखते हैं समान पदों को। समान पद ये एक केवल पूर्णांक संख्या है, बाकी ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और यहाँ 3√2 है और ये 2√3 है, यहाँ √6 है, यहाँ कोई भी समान पद नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का यही आंसर होगा। किसी को भी हम इसमें से जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ओके, पहला सवाल सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 3 + √3 इंटू 3 माइनस √3 3 माइनस √3 3 + √3 3 माइनस √3। अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो बहुत ही मज़ेदार है, आप पहले से जानते हैं। आप याद कीजिए, चूँकि क्या होता है a + b इंटू a - b, इस चीज़ को आप निचली कक्षाओं से 8वीं से ही देख रहे हैं। इसके बराबर ये होता है a² - b², या यूँ कहें कि a² - b² बराबर a + b इंटू a - b होता है, ठीक है। यहाँ इस फॉर्म में ये संख्या दी गई है, तो हम इसको सीधे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 3² प्लस माइनस सॉरी a² - b² होता है, तो 3² माइनस √3², ठीक है। तो ये 3 × 3 होगा 9 और ये √3 इंटू √3 होता है 3, तो हम पाते हैं 6। ये है आंसर। वेरी इजी, देखिए एकदम आसानी से सॉल्व किए। हम पहले वाले तरीके से भी इसको हल कर सकते थे, लेकिन क्या ज़रूरत है जब सीधे रास्ते पे चल के हम लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो टेढ़े मेढ़े और कठिन रास्ते चुनने की ज़रूरत क्या है। ओके, बहुत आसानी से हम उत्तर पा लिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, √5 + √2 का स्क्वायर, √5 + √2 का स्क्वायर। ये भी बहुत ही आसान है, इसको भी हम दो तरीके से, पहले तरीके से भी बना सकते हैं या फिर a + b। यहाँ आप याद कीजिए हल करने के लिए कि चूँकि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b²। याद होगा, अगर कोई स्टूडेंट्स भूल गया है तो याद रखें इसको, क्योंकि इसकी ज़रूरत बार बार आपको पड़ेगी, ठीक है। ये होता है, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर, यहाँ a की जगह पे √5 है, b की जगह पे √2 है और स्क्वायर है, तो इस रूप में है, तो इस रूप में है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। वही करेंगे हम। देखिए √5 a की जगह पे है √5, तो √5² हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में है a², ठीक है, प्लस 2ab मतलब कि 2 × a का मतलब √5 इंटू b का मतलब √2 प्लस b², b की जगह पे है √2, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √5 इंटू √5 5 प्लस ये 2 × √5 इंटू √10 √2, तो हो जाएगा 2√10 प्लस ये √2 इंटू √2 2। तो ये दोनों हैं पूर्ण संख्याएं, ये पूर्णांक संख्या, इनको हम जोड़ सकते हैं। 5 + 2 7 प्लस 2√10, ये हुआ आंसर। अब हम इसका और आगे कुछ नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, देखने में आपको भले ही कठिन दिखता होगा प्रश्न, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं लगे हाथ। √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ये याद कीजिए। दूसरा प्रश्न जिस तरह से हमने हल किया था, ये प्रश्न भी वैसे ही है। फ़र्क ये है कि a प्लस बी यहाँ है और a माइनस बी यहाँ है। पहले इसको हम इस तरह से कर सकते हैं आपके समझने के लिए केवल, √5 प्लस √2, ठीक है, इंटू √5 माइनस √2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ भी देखें कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी है, यानी फिर से है ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के रूप में है, तो हम इसको सीधे सीधे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इसके बराबर होता है √5 का स्क्वायर तो 5, 2 का स्क्वायर तो 2, पाते हैं कितना 3, ये है आंसर। देख रहे हैं, बहुत ही इजी सवाल है। बस ज़रूरत है कि आप जो भटके हुए हैं, इस दुनिया के मेले में लगे हुए हैं, रंगीन चीज़ें देख रहे हैं, खिलौने और मिठाई की तरफ जिस तरह से मेले में बच्चों का ध्यान बढ़ जाता है, बोलते हैं कभी वो लूँगा, कभी वो रंगीन बैलून लूँगा, वो टॉय ट्रेन लूँगा, है, कभी बोलते हैं जलेबी खाऊंगा, कभी बोलते हैं रसगुल्ला चाहिए। तो ठीक हम लोगों की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे मेले में सारी चीज़ों को देख करके सबकी तरफ आकृष्ट होते हैं, तो आप भी आकृष्ट होते हैं। सभी इस संसार में मनुष्य के रूप में जिसने भी जन्म लिया है वो भी आकृष्ट होता है। तो हमें ज़रूरत है कि हम पहचानें, ठीक है, कि कौन सी चीज़ यूज़फुल है, हमें उसे ही प्राप्त करना है या उसकी तरफ ही आकृष्ट होना है। बेकार की चीज़ों की तरफ आकृष्ट नहीं होना है। अपने आप को संयमित रखें, कंट्रोल में रहें पूरी तरह से। बाकी सारी चीज़ें आसान हैं, बस आपका केवल ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि आपको करना क्या है। मैं लगभग हर वीडियो में एक ही बात कहता हूँ और हमेशा यही बात कहूँगा कि आपका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि आपको करना क्या है, फिर रास्ते खुद ब खुद मिल जाएंगे कि किस पर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा कुछ क्लियर पता चलेगा। और आप तब तक उस रास्ते पर ही चलते रहें केंद्रित होकर के। अपना पूरा आपके अंदर जितना भी एनर्जी है, जितना भी स्ट्रेंथ है, सबको पूरी तरह से उसमें लगा दीजिए अपने मंजिल को पाने के लिए। फिर देखिए मंजिल आपसे दूर नहीं रह पाएगी कभी भी, मंजिल चल के आपके कदमों तक आएगी। ओके, देखिए हो गया ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, हो सकता है कि आपको लगे कि सर बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें नहीं, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। आज तो ज़माना हाईटेक हो गया है, बिल्कुल ही हाईटेक है, कंप्यूटराइज है। हो सकता है आने वाले दिनों में गाड़ियाँ भी कंप्यूटर से चलें, भोजन भी कंप्यूटर से बने, ठीक है। हो सकता है अपने हर काम के लिए हम कंप्यूटर का प्रयोग करें, टेक्निक का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी हमें स्वस्थ रहने के लिए और तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उनको तो याद रखना ही होगा, नहीं, उस पर ध्यान देना है। तो उसमें ये आता है कि हम डिसिप्लिन में रहेंगे, हमारा एक फिक्स रूटीन रहेगा, हमारा भोजन है वो संयमित रहेगा, हमारे विचार श्रेष्ठ रहेंगे और हमारा जो व्यवहार है वो भी संतुलित होगा, लोगों को आकृष्ट करने वाला होना चाहिए। कोई भी गलत आचरण हम नहीं करेंगे, तो हम निसंदेह हम स्वस्थ रहेंगे, हम फिट रहेंगे और तनाव मुक्त रहेंगे। और जब ये इस तरह से हम फिट रहेंगे तो हम जो चाहेंगे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो दिक्कत ये है, आप देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ आपको।
ईश्वर ने मनुष्य के रूप में जिस जीव की रचना की है, ये जीव पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठतम है, क्योंकि इसके पास बहुत बड़ा दिमाग है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है। इस संसार में सभी व्यक्ति के पास, सभी मनुष्य के पास एक बहुत बड़ा दिमाग है, सोचने और समझने की शक्ति है, ठीक है। लेकिन और साथ साथ बहुत सारा एनर्जी भी दिया है ईश्वर ने हमें, लेकिन उसके साथ साथ चार बुराइयां हमारे अंदर डाल करके उन्होंने भेजा। लटके रहो उसी में, लटकने के लिए भेज दिया है। तो हमें ज़रूरत है कि उन चार बुराइयों को पहचानें और बलपूर्वक उस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। उन बुराइयों पर ज्ञान से उन पर नियंत्रण होता है, ठीक है। तो आप उन चार बुराइयों को जानें। उनका नाम है काम, क्रोध, मद और लोभ, ठीक है। काम का मतलब ये होता है कि विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण होता है, इस भावना को काम की भावना कहते हैं, ठीक है। और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि आज मतलब जो टीनेजर हैं या जो नवयुवक हैं, उनका बहुत तायत समय इसी तरफ व्यतीत हो जाता है, ठीक है। जबकि उनको पता होना चाहिए कि विवाह नाम की एक संस्था है जो आपके जीवन में भी आएगी, तो उस पल का आपको इंतज़ार करना चाहिए, है ना। न कि समय से पहले इस चीज़ को पाने के लिए आप अपना समय, अपना एनर्जी व्यर्थ बर्बाद करें। जैसे कि आम का सीज़न जब आता है, आम के पेड़ पर तभी मंजर लगते हैं और उस पर आम के छोटे छोटे फल लगने शुरू होते हैं। अगर उससे पहले कोई चाहे कि नहीं बरसात में ही आम फल जाए, नहीं जाड़े में ही आम फल जाए, तो शायद नहीं होगा। यानी प्रकृति का नियम है कि समय पर ही सब कुछ होता है और वही शोभनीय भी है, ठीक ना। तो आप इस चीज़ को याद रखें। समय आएगा जब आपको एक जीवन साथी मिलेगा और आप उसके साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। तब तक आपको अपने आप को पूरी तरह से संयमित रखना चाहिए। इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर इस क्षेत्र में हम भाग रहे हैं, किसी चीज़ को पाने के पीछे भाग रहे हैं, तो हम अपना समय, अपनी प्रतिष्ठा और अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ है काम की भावना। दूसरी होती है क्रोध, गुस्सा आता है, सबको आता है, आपको भी आता है, मुझे भी आता है, इस संसार में जितने भी जीव हैं सबको आता है। तो हम अपने ज्ञान से गुस्से पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर चीज़ों का ज्ञान होगा, सही तथ्यों का ज्ञान होगा, तो हम जल्दी क्रोधित नहीं होंगे, ठीक ना। ज़बरदस्ती, बलपूर्वक कोई भी व्यक्ति गुस्से पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। ये क्योंकि ईश्वर की दी हुई ये एक स्वाभाविक संवेदनशीलता है, ठीक है। तो इस पर नियंत्रण करने के लिए भी हमें ज्ञान की ज़रूरत है। और तीसरी चीज़ है मद मतलब होता है घमंड। घमंड से भी आदमी बचा हुआ नहीं है, कोई भी मनुष्य। या मैं कहूँ कि मैं घमंड नहीं करता, ये बिल्कुल झूठी बात हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि घमंड इतनी मद जो है वो इतनी सूक्ष्म चीज़ है, तो वो बहुत छोटी छोटी बातों में भी हमारे अंदर हम महसूस कर लेते हैं उस चीज़ को, ठीक ना। तो कोशिश करना चाहिए, इस पर भी नियंत्रण ज्ञान से ही होगा, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई बहुत हैंडसम है, बहुत स्मार्ट है, ठीक है, और फिजिकली वो बहुत ही सुंदर दिखने वाला है, लंबा है, छरहरा है, तो वो अपने सुंदरता पर, अपने जो उसकी जो शारीरिक खूबसूरती है उस पर उसको गुमान हो सकता है, घमंड हो सकता है। ये भी एक घमंड है, उससे भी बचना चाहिए। क्योंकि अगर किसी का शरीर बहुत खूबसूरत है, ठीक है, तो इसमें उसकी कोई मतलब उसका कोई योगदान नहीं है। वो सारी चीज़ें जो हैं ईश्वर प्रदत्त हैं, ईश्वर ने दी हैं हमें एज ए गिफ्ट। तो हमें खुश होना चाहिए, न कि घमंड करना चाहिए। और इसी तरह से ठीक है, इसके विपरीत यदि मान लीजिए कोई खूबसूरत नहीं है, तो उसको दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं है। ये तो ईश्वरीय रचना है। और शारीरिक जो रचना है, शारीरिक सुंदरता, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये तो समाप्त उम्र के साथ बिगड़ने वाली होती है। तो इस सुंदरता के पीछे हम क्यों भागेंगे? हम ऐसी सुंदरता के पीछे भागेंगे
जो कभी समाप्त नहीं होती है। हम ऐसा कर्म करेंगे, कुछ ऐसे काम करेंगे, उससे हमें जो खुशियाँ मिलती हैं वो चिरंतन होती हैं। मतलब हम जीवित हैं तो भी वह खुशियाँ हमें मिलती हैं। हम हमारे गुजर जाने के बाद भी लोग हमें याद करके कहते हैं कि नहीं, ये आदमी तो इस तरह के थे, बहुत ही अच्छे थे। नहीं, आप समझ सकते हैं मेरी बात को। तो इसको आप फील कीजिए। घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड से अपना ही नुकसान होता है। और जो एक जैसे जो फ्रेंड सर्किल है वो थोड़ा कम हो जाता है। लोग दूरी बनाने लगते हैं, कह रहे ये आदमी तो बड़ा गुमानी है, बहुत अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ये करता है, ईगो रखता है। ठीक है, तो दूरियां बढ़नी शुरू हो जाती हैं और फ्रेंड्स की जो संख्याएं हैं कम होने लगती हैं। ठीक, फिर आप अकेलापन महसूस करने लगेंगे। तो घमंड नहीं करना चाहिए। और कई बार घमंडी आदमी जो है बहुत बड़े नुकसान में भी पड़ सकता है। तो घमंड। और चौथी जो बुराई है वो है लोभ, यानी लालच। इसने भी किसी को नहीं छोड़ा, इसने भी किसी को नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कहता कि मतलब सभी लोग बहुत बड़े लालची हैं कि दूसरे का धन देख करके, दूसरे की गाड़ी या दूसरे का की सुख शांति देख करके लालच करते हैं कि ऐसा मुझे भी चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे तो याद आता है कि मैं जब छोटा था तो मैं तो सोचते रहता था अक्सर, क्योंकि स्वाभाविक है सभी बच्चों को मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो मैं तो सोचता रहता था कि रोज़ कोई ना कोई रिश्तेदार मेरे घर आता तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि लोग आते हैं तो अपने साथ कुछ न कुछ मिष्ठान लेके आते हैं। तो मैं बहुत छोटा था तब की बात है ये। मुझे महसूस होता था कि आते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि आते तो मिठाई लेके आते, और मिठाई लेके आते तो मुझे खाने के लिए मिलता नहीं। तो ये भी एक तरह का लालच है, लेकिन वो बचपन था और इसको हम लालच में नहीं गिन सकते हैं। लेकिन अभी भी कभी मतलब कोई सुंदर चीज़ देख करके, खाने वाली स्वादिष्ट चीज़ देख करके, या और भी बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक ना, उनको देख करके मन में लालच उत्पन्न हो जाता है। तो बचना चाहिए। और बड़े स्तर का जो लालच है उससे उससे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। ओके, तो आप याद रखिए कि ईश्वर ने हमें बहुत ही शक्तिशाली और समर्थवान बना करके भेजा, लेकिन उसके साथ 4 बुराई हमारे अंदर डाल करके भेजा। तो हमें यदि सफलता की सीढ़ियाँ चढ़नी हैं तो इन बुराइयों से, इन 4 बुराइयों से, काम, क्रोध, मद और लोभ, इनसे बचना होगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर C/D, जहाँ C का मतलब होता है वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रांस, और D का मतलब होता है डायमीटर, मतलब व्यास। ठीक है, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ है, इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस आधार पर करेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर केवल ये होगा कि इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है। आप लिखेंगे आंसर में कि इस तथ्य का कोई विरोध नहीं है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जब भी किसी स्केल या अन्य युक्ति से किसी लंबाई को मापते हैं तो हमें
केवल उस लंबाई का निकटतम मान प्राप्त होता है, निकटतम मान प्राप्त होता है, न कि पूरा पूरा। ठीक है, इसलिए जो ये है सी और डी जो है वो एक्यूरेट नहीं होता है, हमेशा लगभग ही होता है। इसलिए पाई देखने से तो लगता है कि पाई बराबर जो वैल्यू है उसका 22/7 वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आप उसका दशमलव निरूपण ज्ञात करके देखें तो आपको अनवसानी अनावर्ती संख्या प्राप्त होगी, अर्थात वो एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए उसमें कोई अंतर्विरोध नहीं है। ओके, यह है 3rd नंबर सवाल। 4th नंबर में है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो एक पहले भी सवाल आया था कि √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एपरेटस नहीं है ब्लैक बोर्ड पर इस चीज़ को दिखाने के लिए, इसलिए मैं इसे आपको नोटबुक में करके बाद में अगले वीडियो में बताऊंगा, समझा दूंगा कि कैसे इसको निरूपित करेंगे। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो सवाल है 1/√7, 1/√7, इसका हमें हर परिमेय करना है। आप ध्यान रखिए, हर √7 है, इसको परिमेय संख्या बनानी है। ठीक है, तो इसका तरीका ये है, सिंपली हम 1/√7 में ऊपर भी √7 का गुना करेंगे और नीचे भी √7 का गुना करेंगे। इससे इस संख्या में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चाहें तो √7 और √7 को काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ काटेंगे नहीं, चूँकि हमको हर परिमेयकरण करना है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये √7 हो गया और ये हो गया 7, यानी यहाँ देखिए 7 एक पूर्णांक संख्या है, यानी कि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ये परिमेय संख्या भी है। ठीक है, तो हर परिमेयकरण हो गया। ये पहला सवाल सॉल्व हो गया, आसानी से कर सकते हैं। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है 1/√7 - √6, 1/√7 - √6। ठीक है, हम इसका अब हर परिमेयकरण करेंगे। उसके लिए क्या तरीका है कि सेम सवाल को ऐसे लिखेंगे और यहाँ जो चिन्ह रहेगा इसके विपरीत चिन्ह से अंक वही रहेंगे, और इसके विपरीत चिन्ह यानी माइनस है तो प्लस से और प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चूँकि माइनस है तो √7 + √6 से ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी √7 + √6 से गुना करेंगे। ठीक है, अब गुना करेंगे इसका। देखिए, तो अगर हम इससे गुना करते हैं तो यहाँ आता है √7 + √6, लेकिन नीचे क्या आता है, देखिए ये है a + b, a - b। आप ध्यान दीजिए, ये a की जगह पे ये मान लीजिए कि a हो गया, ये b है, तो a + b हुआ, तो ये भी है a - b, यानी फिर a + b × a - b के रूप में है, तो हम इसको सीधे a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं √7² - √6²। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि √7 + √6 और ये हो जाएगा 7 - 6। ठीक है, मतलब ये कि √7 + √6/1, 7 - 6 = 1, इसलिए हम लिखेंगे √7 + √6। इसका आंसर हुआ, हर हो गया 1 हो गया, जो कि एक पूर्णांक संख्या है, अर्थात ये एक परिमेय संख्या भी है, इसलिए कि हम इसे 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। ओके, तीसरा क्वेश्चन है आपका 1 + √5 1/√5 + √2। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ बताया कि इसके विपरीत चिन्ह से अंक समान रखते हुए गुना करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ गुना हो जाएगा √5 - √2,
ध्यान दीजिए, देखिए √5 और √2 ही रखा है मैंने, लेकिन यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस रखा, यहाँ भी वही करेंगे, √5 माइनस √2, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा, √5 माइनस √2, और यहाँ है फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो फिर उसी तरह से हम √5² माइनस √2 का स्क्वायर, तो यहाँ होगा √5 माइनस √2 बाई 5 माइनस 2, तो हो जाएगा √5 माइनस √2 बाई 3, हो गया। यहाँ भी हमने 3 प्राप्त कर लिया जो कि एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। अगला सवाल है 1/√7 माइनस 2। ठीक है, चौथा सवाल 1/√7 प्लस 2 माइनस 2 है, 1/√7 माइनस 2, सॉरी माइनस 2। तो फिर हम क्या करेंगे, √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा √7 प्लस 2, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस 2 बाई ये है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो हो जाएगा √7² माइनस 2²। क्या पाते हैं हम, √7 प्लस 2 बाई 7 माइनस 2, 7 माइनस 4, सॉरी 2 इंटू 2 4, तो √7 प्लस 2 बाई 3, यहाँ भी हर परिमीकरण हो गया, 3 पूर्णांक संख्या के रूप में हमने प्राप्त कर लिया। और इस तरह से ये पूरा चैप्टर समाप्त हुआ आपका 1.5, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अलविदा। अगले वीडियो के साथ, अगले एक्सरसाइज और अगले वीडियो के साथ जल्दी ही मिलूँगा, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।